हेलो बच्चों, आपका कोटा कैरियर ऑनलाइन क्लासेज में आपका सभी का स्वागत है बच्चों। लास्ट टाइम देखो हमने क्या पढ़ा था कि इससे पहले हमने पढ़ चुके हैं कि एल्किल हैलाइड के तो क्या है इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे जनरल कि हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरीन क्या होता है। और उसके बाद हमने पढ़ा था हेलो एल्केन का वर्गीकरण, वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा हेलो एल्केन के बनाने की विधियां, वो भी पढ़ चुके हैं। अब आज नया टॉपिक अपना एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण। और एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। कहने का मतलब क्या है कि एल्किल हैलाइड कितने टाइप की रिएक्शन देता है? तो वो 4 टाइप की रिएक्शन देता है। एक का नाम है विलोपन अभिक्रिया, एक का नाम है नाभिक संलयन प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक का नाम है धातुओं के साथ अभिक्रिया और एक पढ़ोगे आप अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे विलोपन अभिक्रिया कि विलोपन अभिक्रिया क्या होती है। देखो, जैसे विलोपन अभिक्रिया, ये इसका एक नाम और भी बड़ा, इसको बीटा विलोपन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बीटा विलोपन अभिक्रिया। बीटा विलोपन अभिक्रिया। और 11th क्लास में इसका नाम आप क्या पढ़ कर आए बेटा? 11th क्लास में इसका नाम था एल्किल हैलाइड के विहाइड्रोहेलोजनीकरण से। एल्किल हैलाइड के विहाइड्रोहेलोजनीकरण से, हेलोजनीकरण से। या 11th क्लास में इस नाम से पढ़ कर आए हो। 12th में इस रिएक्शन का नाम है बीटा विलोपन अभिक्रिया या विलोपन अभिक्रिया। अब इस रिएक्शन में देखो, पहली बात तो अपने को जानते हो कि अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 टाइप की रिएक्शन होती है, 4 प्रकार के अभिक्रिया होते हैं। चार प्रकार की अभिक्रिया होती है बेटा। उनमें से फर्स्ट रिएक्शन एक होती है अपनी योगात्मक अभिक्रिया, एक होती है बड़ा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक होती है विलोपन अभिक्रिया और एक होती है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। तो विलोपन अभिक्रिया के बारे में आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। देखो, विलोपन अभिक्रिया कहते क्या है? इस रिएक्शन में करना क्या होता है बेटा कि जिस रिएक्शन में 2 सिग्मा बॉन्ड क्या बेटा, जिस रिएक्शन में 2 सिग्मा बॉन्ड क्या हो ब्रेक हो और एक पाई बॉन्ड का क्या बेटा, एक पाई बॉन्ड का क्या हो फॉर्मेशन हो, उस रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? विलोपन अभिक्रिया। कहने का किसी चीज को आपको हटाना है, विलुप्त करना है। तो विलोपन अभिक्रिया का मतलब समझ गए कि जिस रिएक्शन में 2 सिग्मा बंध टूटते हैं तब एक पाई बंध का क्या होता है बेटा, वहां पर निर्माण होता है। अब करना किसका विलोपन? तो आपको मालूम है कि एल्किल हैलाइड पर तो एल्किल हैलाइड का क्या करना, आपको विलोपन करना है। अब उसमें भी विलोपन किसका करोगे? तो इसके आगे एक शब्द दिया गया, देखो विहाइड्रोहेलोजनीकरण। तो केमिस्ट्री में जहां पर भी वी शब्द आ जाए तो वी का मतलब होता है बेटा निकलना। केमिस्ट्री में वी का मतलब क्या होता है? निकलना। किस किस का निकलना? हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हेलोजनीकरण का मतलब हेलोजन। कहने का मतलब इस रिएक्शन में आपको एल्किल हैलाइड से हाइड्रोजन और हेलोजन को क्या करना है? विलुप्त करना है, हटाना है। और जैसे ये 2 सिग्मा बंध टूटेंगे तब वहां पर एक पाई बंध का क्या हो जाएगा? निर्माण। और एक पाई बंध किसमें होता है आप आराम से बता सकते हो, एक पाई बंध जनरली होता है एल्कीन में। तो सीधी सी बात है, एल्किल हैलाइड के विहाइड्रोहेलोजनीकरण से किसका निर्माण होगा? एल्कीन का निर्माण होगा। अब वो होगा कैसे, क्या रिएजेंट चाहिए, वो हम देखते हैं। देखो, मतलब समझ में आ गया? विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि जिस अभिक्रिया में 2 सिग्मा बंध टूटते हो और एक पाई बंध का क्या होगा? निर्माण। पहली बात समझ आ गई। अब 2 सिग्मा बंध तोड़ोगे किसके? तो आपको मालूम है कि एल्किल हैलाइड का इस रिएक्शन में अपने को क्या करना है? विहाइड्रोहेलोजनीकरण करना है। तो वी का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, केमिस्ट्री में मतलब क्या होता है? निकलना। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन निकालना है और हेलोजनीकरण का मतलब एक हेलोजन निकालना है। ठीक है, अब विहाइड्रोहेलोजनीकरण करने के लिए आप रिएजेंट के रूप में आप किसका यूज करते हैं? तो इस अभिक्रिया में अभिकर्मक के रूप में आप किसका यूज करोगे? इस अभिक्रिया में आप अभिकर्मक के रूप में किसका यूज करोगे? तो अभिकर्मक के रूप में यूज करोगे एल्कोहलिक KOH का। किसका यूज करोगे? एल्कोहलिक KOH का। देखो, आप कोई भी एल्किल हैलाइड जैसे मालूम मैंने लिया CH3 CH2 Cl, ये मान लो आपका कोई एल्किल हैलाइड। इस एल्किल हैलाइड का नाम, तो इसका नाम है IUPAC, नाम तो बड़ा इसका क्लोरोएथेन। क्या नाम है? क्लोरोएथेन।
और नामकरण आपको पहले बता चुका हूं। और सामान्य पद्धति में इसका नाम क्या होता है? एथिल क्लोराइड। ठीक है, इसका क्या करना आपने को? एल्कोहलिक KOH, ये ले लिया आपने रिएजेंट के रूप में एल्कोहलिक KOH। इसकी उपस्थिति में इसको क्या करना आपने को? हीट करना है। अब आपको मालूम है कि ये किस टाइप की रिएक्शन? विलोपन। तो विलोपन में आपको ध्यान रखना है कि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होगा उसको तो आप मानोगे एल्फा, और एल्फा से डायरेक्ट जुड़े कार्बन को आप क्या बोलोगे बेटा? बीटा। ठीक है, तो इस रिएक्शन में अपने को मालूम है एक तो उठाना अपने को हाइड्रोजन और एक क्या उठाना है? हेलोजन। एक तो क्या उठाना है? हाइड्रोजन और एक क्या उठाना अपने को? हेलोजन। तो अपने को मालूम है कि जिस कार्बन पर हेलोजन होगा उसको तो आप क्या मानोगे? एल्फा, और बीटा किसको बोलोगे? जो एल्फा से डायरेक्ट जुड़े कार्बन को क्या बोलोगे आप? बीटा। तो सीधी सी बात है, जहां पर हेलोजन होगा वो तो हमेशा एल्फा से निकलेगा और बीटा से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। सीधी सी बात है। तो यहां से तो आप एल्फा कार्बन से तो हमेशा क्या निकालोगे? हाइड्रोजन, और बीटा कार्बन से आप क्या निकालोगे? हमेशा हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो एक वैसे लिख सकता हूं क्या? CH2H। आपको करना क्या है? देखो सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है सिग्मा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करने हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा। जैसे आप 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करोगे वैसे बीच में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एक पाई बॉन्ड का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन। और क्या बन जाएगा अपने पास? देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया। ये अपना प्रोडक्ट है, इसका नाम क्या है? एथिल। अब निकला है अपने पास HCl, और HCl क्या टाइप का? एसिड। और मीडियम कैसा बना? बेसिक KOH। तो एसिड और बेस तो दोनों तुरंत क्या करेंगे? रिएक्शन। तो रिएक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो आप जानते हो ये इसका नेगेटिव पार्ट है, ये इसका कौन सा पार्ट है? पॉजिटिव। समझ गए? इसमें आप जानते हो कि कार्बन की तुलना में हमेशा हेलोजन जो क्लोरीन होता है, कोई भी हेलोजन हो, उसकी जो विद्युत ऋणता होती है वो क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है। तो इस पर हमेशा क्या होता है? नेगेटिव, और इस पर क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव तो किसके साथ मिलेगा? नेगेटिव के साथ। क्या निकल गया बाहर? H2। इधर कौन बचा हुआ? ये नेगेटिव है, ये कौन है? पॉजिटिव। क्या निकल गया बाहर? KC बन गया अपना। इस रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? बीटा विलोपन अभिक्रिया या एल्किल हैलाइड के विहाइड्रोहेलोजनीकरण के नाम से हम जानते हैं। लिखोगे क्या? जैसा आप देख रहे हो वैसे लिखो कि जब एल्किल हैलाइड, अब एल्किल हैलाइड तो कोई भी हो सकता है बेटा, कि जब एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ क्या किया जाता है? हीट किया जाता है, तो मुख्य उत्पाद के रूप में किसका निर्माण होता है? एल्कीन। अब एल्कीन जैसा आप एल्किल हैलाइड लोगे वैसा एल्कीन बनेगा अपने पास। दूसरी बात देखिए, दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल जैसे अभी बार आपको दे दिया प्रोपिल क्लोराइड या प्रोपिल ब्रोमाइड मान लो, जैसे ये दे दिया। देखिए किसकी उपस्थिति में बेटा? एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्या करना अपने को? हीट करना है। हो गया काम। अपने को करना क्या है? एल्फा कार्बन से हमेशा क्या, देखो एल्फा कार्बन से क्या हो गया? हेलोजन, और बीटा कार्बन से हमेशा क्या हो गया? हाइड्रोजन। समझ गए? क्योंकि अपने को 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करने और हटाने क्या है ये मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन और हेलोजन। तो जिस कार्बन पर हेलोजन होगा वो हमेशा कौन सा रहेगा? एल्फा। तो ये तो एल्फा कार्बन है, और एल्फा से डायरेक्ट जुड़े कार्बन को क्या बोलोगे आप? बीटा। एल्फा कार्बन से क्या निकालोगे आप? ब्रोमीन, हेलोजन, और बीटा कार्बन से क्या निकालोगे? हाइड्रोजन। जैसे 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करोगे यहाँ क्या बन जाएगा अपने पास बेटा? CH3 CH डबल बॉन्ड है CH2, और क्या निकल गया? वही आगे वाला मैटर। जैसे क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लिया तो क्या निकल जाएगा? KBr, और एक हमेशा क्या बनेगा? H2। आ गई होगी बात समझ में सबके? इधर यहां से हेलोजन निकाल रहे हो और यहां से आप क्या निकाल रहे हो? बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन उठाना पड़ेगा, ऐसे लिख दो। और जैसे आपने 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक किए, क्या निकल गया बाहर? HBr तुरंत किससे रिएक्शन करेगा? बेस से, और एसिड और बेस रिएक्शन करके हमेशा क्या बनाते हैं? जल और लवण बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। क्लियर? तीसरा एग्जांपल देखो, जैसे तीसरा एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कई बार आपको ऐसा एग्जांपल देते हैं, जैसे CH3 CH2 CH Cl CH3, और इतना लिखा हुआ मिल जाए आपको। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, जैसे आपको इतना लिखा हुआ मिलेगा और आपसे कहा जाए कि इसका आंसर दो सर, क्या होगा? रिजल्ट बताओ। आधी समीकरण आपको दे दी जाएगी और रिजल्ट अपने से पूछा जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होगा देखो। तो आप जानते हो, अभी मैंने आपको बताया कि जिस कार्बन पर हेलोजन होता है उसको हमेशा क्या माना जाता है बेटा? एल्फा। येलो जुड़ी
ये तो अल्फा हो गया ना, ठीक है। अल्फा से डायरेक्ट जुड़े कार्बन को आप क्या बोलोगे, बीटा। अब देखो अल्फा से डायरेक्ट जुड़े कार्बन कितने हैं, 2, तो ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है कि नहीं बेटा। इसका मतलब हाइड्रोजन यहां से भी हटा सकते हो आप और हाइड्रोजन यहां से भी हटा सकते हो। हेलोजन तो यहीं से हटेगा, लेकिन हाइड्रोजन के लिए कंडीशन कितनी हो गई, 2 हो गई कि आप यहां से भी हटा सकते हो और यहां से भी हटा सकते हो। सपोज करो जैसे ये हाइड्रोजन मैंने यहां से निकाला तो हेलोजन यहां से निकलेगा, क्या बनेगा अपने पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यही होगा। और सपोज करो अगर हाइड्रोजन यहां से और हाइड्रोजन यहां से निकलता तो अपने पास ऐसा एल्कीन बन जाता CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। कहने का मतलब 2 एल्कीन का क्या हो सकता था, यहाँ पर निर्माण हो सकता था। और जब भी किसी अभिक्रिया के दौरान एक से अधिक एल्कीन का निर्माण होता है तो उनके स्थायित्व की व्याख्या बेटा सेटजेव नियम के अकॉर्डिंग की जाती है कि इन दोनों में से कौन सा जो एल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल है। इसके बारे में किसने बताया था, सेटजेव ने, एक वैज्ञानिक था। एक वैज्ञानिक था जिसको सेटजेव नियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कोई भी रिएक्शन हो, किसी भी रिएक्शन के दौरान अगर आपको ऐसा लगे कि वहां पर एक से अधिक एल्कीन का निर्माण हो रहा है तो वहां पर हमेशा उनके स्थायित्व के लिए कि दोनों में से ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, तो उनके स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए कौन सा रूल यूज करोगे आप, हमेशा सेटजेव नियम। अब सेटजेव ने क्या कहा कि इन दोनों में से वह एल्कीन ज्यादा स्थायी होगी, इन दोनों में से वह एल्कीन ज्यादा स्थायी होगी जिसमें द्विबंधित कार्बन से जुड़े एल्किल समूह की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। कहने का मतलब द्विबंधित कार्बन से जुड़े एल्किल समूह की संख्या क्या होनी चाहिए, जिसमें ज्यादा होगी। सीधी बात है, वो एल्कीन हमेशा क्या होगा, ज्यादा स्थायी होगा। जैसे समझो इस बात को बाद में लेते हैं। जैसे मैं कुछ एल्कीन लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH, एक एल्कीन ले लिया। दूसरा ले लिया जैसे CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड CH2। तीसरा एल्कीन ले लिया जैसे मैंने CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH3, ये ले लिया। जैसे मान लो ये 3 एल्कीन है अपने पास, ठीक है। मैंने क्या कहा कि इन एल्कीनों में से वह एल्कीन ज्यादा स्थायी होगी जिसमें द्विबंधित कार्बन से जुड़े एल्किल समूह की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। तो पहले द्विबंधित कार्बन कौन से हैं, तो द्विबंधित जो डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन है वो द्विबंधित, तो ये द्विबंधित कार्बन है, ये द्विबंधित कार्बन है, इसमें ये भी द्विबंधित कार्बन है और इसमें ये दोनों द्विबंधित कार्बन है, यही तो है। अब देखो इस द्विबंधित कार्बन से कोई एल्किल समूह इधर जुड़ा हुआ है, केवल एक ही एल्किल समूह जुड़ा हुआ मेथिल। इसमें द्विबंधित कार्बन से कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, 2, और इसमें कितने जुड़े हुए हैं, 4, 1 2 3 और 4। तो जिसमें सबसे ज्यादा होंगे वो एल्कीन क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा होगा, ये, इससे कम ये, और सबसे कम स्थायी कौन है, ये। अब इसमें भी देखो अपने पास इस रिएक्शन में कितने एल्कीन बने, 2। तो द्विबंधित कार्बन देखो, एक द्विबंधित कार्बन ये रहा भाई और दूसरा द्विबंधित कार्बन ये रहा। और अब चेक करो इन द्विबंधित कार्बनों से कितने एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, एक ही जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट एक ही से कितने लगो। और इसमें द्विबंधित कार्बन से कितने जुड़े हुए हैं, 2। तो मुख्य उत्पाद कौन सा होगा, ये। तो ये तो आपका होगा मुख्य उत्पाद और ये होगा आपका अल्प उत्पाद, साइड उत्पाद होगा इसका। बता सकते हो, सेटजेव नियम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सेटजेव ने क्या कहा था कि इस नियम के अनुसार वह एल्कीन अधिक स्थायी होगा जिसमें द्विबंधित कार्बन से जुड़े एल्किल समूह की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। वो एल्कीन हमेशा क्या होता है, ज्यादा स्थायी होता है, ठीक है। ये अपनी किस टाइप की रिएक्शन थी, विलोपन अभिक्रिया, जिसको बीटा विलोपन अभिक्रिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस बीटा कार्बन से हमेशा क्या निकलता है, हाइड्रोजन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बीटा विलोपन अभिक्रिया। इसका एक नाम और है एल्किल हैलाइड के वी हाइड्रोहेलोजनीकरण से। तो इसका भी मतलब मैं आपको बता चुका हूं। वी का मतलब होता है निकलना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन का मतलब हेलोजन। कहने का मतलब इस रिएक्शन में से आपको किसको उठाना है, हाइड्रोजन और हेलोजन को उठाना है। और हाइड्रोजन भी हमेशा क्या करता है, एक ही बंध बनाता है और हेलोजन भी एक। इसका मतलब जैसे 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे, एक पाई बॉन्ड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, ठीक है। ये अपनी फर्स्ट टाइप की रिएक्शन थी जिसका नाम था विलोपन अभिक्रिया। अब इसमें किसी की समस्या हो तो बोल सकते हैं।
सेकेंड रिएक्शन का नाम था बेटा नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सेकेंड रिएक्शन का नाम क्या था? नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद सेकेंड रिएक्शन का नाम है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहने का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट का मतलब हटाना और उसके स्थान पर किसी दूसरे को सब्स्टिट्यूट करना, जोड़ना। ठीक है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो आप 11th में पढ़ चुके हो। इसमें क्या होता है कि एक चीज को उठाओगे दूसरी चीज वहां पर क्या होगी, अपने को ऐड करनी है। अब हटाना किसका है? तो पहला नाम है नाभिक स्नेह। इस रिएक्शन में क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग, एक प्रबल नाभिक स्नेह, एक स्ट्रॉन्ग जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, ऐसे हटाएगा। इस रिएक्शन में क्या होगा कि एक स्ट्रॉन्ग कहने वाला एक प्रबल नाभिक स्नेह के द्वारा दुर्बल नाभिक स्नेह को क्या किया जाता है, इस रिएक्शन में प्रतिस्थापित किया जाता है। अब नाभिक स्नेह कौन होता है? जिस पर या तो लोन पेयर हो, या जिसका अष्टक क्या ऑक्टेट क्या हो, अष्टक क्या हो पूर्ण हो, या जिस पर क्या हो नेगेटिव चार्ज हो, वो सारे क्या कहलाते हैं जनरली न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेह नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन में नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का आप समझ गए होंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें एक प्रबल नाभिक स्नेह दुर्बल नाभिक स्नेह को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। उस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये विस्थापन होता क्यों है भाई, तो ये भी देख लो। जैसे मान लो कि ये आपके पास कोई एल्किल एलिमेंट है, ये कोई एल्किल एलिमेंट है, ठीक है, ये तो आपका क्या होगा, अभिकारक। और ये सपोज करो कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। इसको क्या बोल सकते हो आप, आक्रमणकारी नाभिक स्नेह। इसको क्या बोल सकते हो आप, आक्रमणकारी नाभिक स्नेह। हो गया ना? आप सब जानते हो कि आपका जो एल्किल हैलाइड है, उस एल्किल हैलाइड में जो CH बंध होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, ध्रुवीय होती है। सब जानते हैं ये जो CH बंध है इसकी प्रकृति कैसी होती है, ध्रुवीय। क्यों होती है ध्रुवीय? क्योंकि आप सब जानते हो कि कार्बन की तुलना में हैलोजन परमाणु की विद्युतता क्या होती है, ज्यादा, और जिसकी विद्युतता ज्यादा होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित। तो जैसे ये हैलोजन परमाणु इन कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इस पर आएगा आंशिक ऋणावेश और इस पर आएगा आंशिक धनावेश। समझ गए? जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा तो आप सब जानते हो कि न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन देने का होता है, और ये किसकी तरह काम करेगा यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल। तो जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा वैसे ये न्यूक्लियोफाइल इस पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। और जैसे ही इस पर अटैक करेगा यहाँ से कौन प्रतिस्थापित हो जाएगा, हैलोजन। तो देखो निकलने वाला, देखो जुड़ने वाला कौन है, नेगेटिव, और निकलने वाला भी कौन है, नेगेटिव। ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और ये आपका कौन है, वीक न्यूक्लियोफाइल। कहने को इसको लिविंग ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को ऐसे क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। ऐसे अभिक्रिया को किस नाम से जानते हैं बेटा, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और यहाँ से क्या निकल गया, ये वीक न्यूक्लियोफाइल तो ऐसे बाहर हो गया और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या बन गया अपने पास है, प्रोडक्ट, उत्पाद बन चुका है। बात समझ में आ गई कि नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इस रिएक्शन में सीधी सी बात है कि माइनस वाले को हटाना है और माइनस वाले को क्या करना है बेटा, जोड़ना है। सीधी सी बात ये है, कर सकते हो। ठीक है, परिभाषा देना चाहो तो बता सकते हो ऐसा क्यों हुआ, तो आप क्या लिखोगे वहां पर, क्योंकि एल्किल हैलाइड की प्रकृति, एल्किल हैलाइड में जो CH बंध होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, ध्रुवीय होती है, और हैलोजन के माइनस आई प्रभाव के कारण क्या करता है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे हैलोजन परमाणु पर क्या जाता है, आंशिक ऋणावेश, और कार्बन परमाणु पर क्या जाता है, आंशिक धनावेश। और जैसे कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश आता है वैसे आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल कार्बन परमाणु पर आक्रमण करके हैलोजन परमाणु को वहां से क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। ऐसी अभिक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब ये जो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, देखो इसमें कितने कैंडिडेट भाग ले रहे हैं। एक कैंडिडेट आपका ये, एक उदाहरण की तरह सुनिए, जैसे एक कैंडिडेट ये है, एक मान लो कोई व्यक्ति मान लो सपोज करो, और एक व्यक्ति ये है।
और दोनों का टारगेट क्या है, को प्रोटेक्ट, कहीं कहने का मतलब कहीं पहुंचना है। जैसे मान लो ये अक्षय है और ये सलमान है, समझ गए, ये अक्षय है, ये सलमान है, और दोनों को पहुंचना कहां पर है, को मान लो सपोज करो जयपुर पहुंचना है। कहां पहुंचना है, जयपुर, सब समझ गए। तो दोनों के पास दो तरीके हैं, या तो दोनों साथ जाएं और या एक आगे चला जाए दूसरा पीछे चला जाए। तो अपने पास इन दोनों के पहुंचने के तरीके कितने हैं, दो हैं। कितने तरीके, दो। या तो दोनों भाई एक पहले आगे चला जाए, दूसरा उसके पीछे चला जाए, भाई एक एक चले जाए, और या दोनों साथ चले जाए, दो ही तरीके। इसके अलावा हो तो बताओ मेरे को कोई तरीका। तो देखो इसमें कहने का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नाभिक शनि प्रतिस्थापना विक्रियाएं हैं ये कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। अब इसमें देखो दो रास्ते हो सकते हैं हमारे पास, यानी कितने रास्ते होते हैं इसके, दो। अब वो दो रास्ते देखो, दो रास्ते कौन कौन से हैं, कि रिएक्शन में कौन कौन से होते हैं, उनके नाम ही देखो। देखिए ये अपने पास एल्किल राइट था, ये तो अभिकारक की तरह काम कर रहा था। ये आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल था, आक्रमणकारी। और यहां पर अपने पास क्या बन रहा था, प्रोडक्ट बन रहा था। क्या बन रहा था, प्रोडक्ट। और यहां से क्या निकल रहा था, हैलाइड आयन बाहर निकल रहा था। अब दो रास्ते कौन कौन से अपने पास, दो पथवे कौन कौन से, या तो ये रिएक्शन ऐसे हुई होगी कि सबसे पहले क्या हुआ होगा कि ये CX बॉन्ड क्या हुआ होगा, ब्रेक हुआ होगा, टूटा होगा सबसे पहले। CX बॉन्ड सबसे पहले क्या हुआ होगा, ब्रेक, ऐसा हो सकता है। और उसके बाद जब ये बंध टूटा है, उसके बाद इस पर न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया होगा, अटैक किया होगा। तो न्यूक्लियोफाइल ने किस पर अटैक किया, कार्बन पर। तो सेकंड काम इसने क्या किया, C न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड का क्या कर दिया, फॉर्मेशन कर दिया। अटैक कर दिया तो बंध बन गया, तो C न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड का क्या हो गया बेटा, फॉर्मेशन। यही हुआ होगा। एक रास्ता भी है कि सबसे पहले ये बंध टूटा होगा और उसके बाद ये इस पर अटैक किया होगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरा रास्ता क्या हो सकता है हमारे पास, दूसरा रास्ता ये हुआ होगा कि जैसे जैसे ये बंध टूटा है वैसे इसने इस पर अटैक भी किया होगा। दोनों काम साथ, कि 50% अगर बंध टूट गया तो 50% बंध वहां पर बना भी होगा। तो दोनों काम दूसरी कंडीशन में क्या हो रहे हैं, साथ हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं भाई, कि टूटना और बनना दोनों काम क्या हो रहे हैं, साथ। तो इस आधार पर रिएक्शन को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। ठीक है। इसका मतलब जो फर्स्ट टाइप की रिएक्शन है वो कितने स्टेप में पूरी हो रही है, दो स्टेप में। और जो सेकंड टाइप की रिएक्शन है वो कितने स्टेप में पूरी हो रही है, वो एक ही स्टेप में पूरी हो रही है। ठीक है। तो देखते हैं, फर्स्ट अपना देखो दो टाइप कौन कौन से। एक का नाम उसने क्या दे रखा है बेटा, एक रिएक्शन का नाम उसने बता रखा है, एक अणु के नाभिक शनि प्रतिस्थापन। एक रिएक्शन का नाम तो क्या है, एक अणु के नाभिक शनि प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहने का शॉर्ट में आप क्या बोल सकते हो, इसको SN1 बोल सकते हो। 1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर, क्योंकि एक ही अणु भाग लेगा इसके फर्स्ट स्टेप में। जो भी इसका वेग निर्धारक पद है, अगर उसमें एक ही अणु भाग ले रहा है तो उसको SN1, दो अणु भाग ले रहे हैं तो द्विअणु, तीन अणु भाग ले रहे हैं तो त्रिअणु। लेकिन कैंडिडेट है ही कितने अपने पास, दो। इसका मतलब या तो SN1 होगी या क्या होगी, SN। समझ गए बात। एक का मतलब समझोगे, एक अणु, N का मतलब नाभिक शनि, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, और क्या है एक रिएक्शन। तो इसको क्या बोल सकते हो, एक अणु का नाभिक शनि प्रतिस्थापन अभिक्रिया को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SN1 अभिक्रिया। ठीक है। अब SN1 अभिक्रिया में क्या होता है, फर्स्ट पद चुनते हैं। ये विक्रिया कितने पदों में पूर्ण होती है, देखो ये विक्रिया, पहला पॉइंट देखो, ये विक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। फर्स्ट बात, यह विक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। यह विक्रिया दो पदों में क्या होती है, पूर्ण होती है। जैसे देखो इसकी मैकेनिज्म, दो पद कौन कौन से हैं। स्टेप फर्स्ट देखो, स्टेप फर्स्ट में मैंने अभी आपको क्या बताया था कि सबसे पहले ये होगा कि सबसे पहले CX बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। पहला पद चुन लें। सबसे पहले आपको CX बॉन्ड क्या करना है, ब्रेक करना है, और उसके बाद C न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड का क्या करना है बेटा, निर्माण करना है।
यही हुआ होगा फर्स्ट काम। तो देखो इधर CH, अब CH बॉन्ड है किसमें, तो CH बॉन्ड किसमें है, एल्किल हैलाइड। तो आप एल्किल हैलाइड ये लो देखिए, करना क्या अपने को, CH बॉन्ड ब्रेक करना है। तो यहां पर देखो एक पर प्लस आ रहा है, एक पर माइनस आ रहा है, तो कौन सा विखंडन करना अपने को, विस्मांस। कहने का हेट्रोलाइसिस क्लीवेज होगा। कौन सा क्लीवेज होगा, हेट्रोलाइसिस क्लीवेज होगा, विस्मांस विखंडन। आप पढ़ चुके हो क्लास में समांस विखंडन और विस्मांस विखंडन। जब दोनों परमाणुओं की विद्युत में डिफरेंट होता है, तो जिसकी विद्युत ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, समान साझा होता है, जहां पर वहां पर कौन सा विखंडन होता है, विस्मांस। तो विस्मांस विखंडन से क्या होगा, देखो इधर आपको बॉन्ड कौन सा ब्रेक करना है, CH। तो आप जानते हो कि कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन की विद्युत क्या होती है, ज्यादा। जैसे ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ये बनेगा अपने पास। और क्या निकल गया यहाँ से, हैलाइड आयन। आप जानते हो कि कार्बन परमाणु पर जब भी धनावेश आता है उसको क्या कहा जाता है बेटा, कार्बोकेटायन। और ये इस अभिक्रिया का क्या कहलाता है बेटा, इंटरमीडिएट, कहने का मध्यवर्ती कहलाता है। क्या कहलाता है, मध्यवर्ती। पहला काम हो चुका है कि सबसे पहले हमने CH बॉन्ड ब्रेक किया। जैसे CH बॉन्ड ब्रेक किया, आपके पास क्या बच चुका है बेटा, कार्बोकेटायन। दूसरा काम क्या करना था, अभी मैंने बताया था आपको, जो पथ लिया था फर्स्ट, उसमें क्या करते थे कि जैसे ही कार्बन परमाणु पर धनावेश आता है उस पर कौन अटैक कर देता है, न्यूक्लियोफाइल। और किसका निर्माण कर देता है, C न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड का क्या कर देता है, फॉर्मेशन। तो स्टेप नंबर 2 में क्या है, स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे आप, कि जो कार्बोकेटायन बना अपने पास, उस कार्बोकेटायन पर आपका जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा, जो आक्रमणकारी जो नाभिक शनीय है, नाभिक शनीय है, वो तुरंत उस पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। और अटैक करके क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा। यही प्रोडक्ट बना था अपने रिएक्शन में, देख लो। और ये क्या बन चुका अपने पास में, प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन की देखो आपने मैकेनिज्म पढ़ी। पहले मैकेनिज्म आसान से, सबसे पहले आपको जो भी एल्किल हैलाइड दिया जाए उसमें CH बॉन्ड ब्रेक करना है। आपके पास मध्यवर्ती के रूप में क्या बन जाएगा बेटा, कार्बोकेटायन बन जाएगा। और जो भी कार्बोकेटायन बने उस पर न्यूक्लियोफाइल का आप क्या कर दो, अटैक करके क्या बना दो, प्रोडक्ट बना दो। आसान सी मैकेनिज्म, कुछ नहीं इसमें। अब बात है इसमें देखो कि इस मैकेनिज्म का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, स्लो होता है। और जो सेकंड स्टेप होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है। एक सीधी सी बात, ये स्लो हो रहा है, वो फास्ट हो रहा है, इसका रीजन क्या है, क्या कारण इसका। तो आप सब जानते हो कि देखो यहां पर बॉन्ड को ब्रेक करना है। जैसे अपने दीवार होती है, ठीक है, दीवार को तोड़ने के लिए अपने को क्या करनी पड़ेगी, ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है, ठीक है। और दीवार को बनाने के लिए क्या होती है, ताकत कम लगानी पड़ती है। कैसे, क्योंकि दीवार बनाएंगे तो कारीगर केवल ईंट ही तो रखता है बेटा, और दीवार को तोड़ोगे तो अपने को ताकत ज्यादा, थोड़ा कुछ ना कुछ चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर मतलब तोड़ रहे हो, किसी चीज को तोड़ रहे हो और यहाँ पर बना रहे हो आप, तो तोड़ने में क्या होगा, समय लगता है। इस दीवार को तोड़ने में क्या लगेगा, अपने को समय लगेगा। जैसे मान लो इस दीवार को तोड़ना है तो अपने को पूरा दिन खर्च हो जाएगा, खड़ा करना है तो भाई 5-4 घंटे खड़े कर देते हैं, सीधी सी बात है। जैसे अंगुली है अपनी, जैसे मान लो इसको तोड़ना क्या है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको जोड़ना क्या, टांके तो लगाते हैं, क्या करते हैं डॉक्टर, जोड़ना आसान है, सीधी सी बात है। तो यहाँ तोड़ोगे किसी चीज को तो उसमें समय लगेगा, तो टाइम क्या होगा उसमें ज्यादा। इसलिए ये पद इसका क्या होता है, हमेशा धीमा होता है, और ये पद इसका क्या होता है बेटा, फास्ट होता है। अब किसी भी अभिक्रिया का जो स्लो पद होता है, धीमा पद होता है, वो उस अभिक्रिया का क्या कहलाता है, वेग निर्धारक पद कहलाता है। क्या कहलाता है, वेग निर्धारक पद, जिसको आप क्या बोलते हो, RDS बोलते हो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हो, ठीक है। कहने का मतलब इस अभिक्रिया का जो वेग है वो जनरली किस पर डिपेंड करेगा, इसके फर्स्ट स्टेप पर डिपेंड करेगा, सेकंड स्टेप पर डिपेंड नहीं करेगा। अब फर्स्ट स्टेप में आप देखो किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होता है वो हमेशा अभिकारकों पर डिपेंड करता है कि कितने अभिकारकों भाग ले रहे हैं उसमें। तो मेरे को बताओ तो स्टेप नंबर वेग निर्धारक पद यही है। तो इस अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल किस पर, अभिकारकों इसमें क्या होगा भाई, नाभिक शनीय न्यूक्लियोफाइल तो भाग ले ही नहीं जाते। इस अभिक्रिया में केवल कौन भाग ले रहा है, एल्किल हैलाइड। तो फिर जानकारी आ गई कि इस अभिक्रिया में देखो केवल कौन भाग लेता है, एल्किल हैलाइड।
इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल किस पर डिपेंड कर रहा है? एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है, नाभिक स्नेह की सांद्रता पर नहीं। और एक ही अभिकारक अणु पर भाग ले रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम मैंने क्या दे दिया? एक अणु के नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो फ्रेश जानकारी, पहला पॉइंट तो क्या था कि इस रिएक्शन का नाम SN1 क्यों पड़ा भाई? तो SN1 क्यों पड़ा? तो आपने देखो जो पहला रास्ता चुना था वो 2 स्टेप में था, और इसमें आपने क्या देखा कि जो पहला पता वो सल्फर, और सल्फर में केवल एक ही अभिकारक अणु क्या ले रहा है? भाग ले रहा है। और एक ही अभिकारक अगर एक ही अणु पर कोई डिपेंड करता है कोई रिएक्शन, तो उस रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं? एक अणु के नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो पहली बात हमने आगे की, जो SN1 अभिक्रिया वो पहली बात तो कितने पदों में पूर्ण होगी? 2 पदों में पूर्ण होगी, समझ गए? दूसरी बात क्या है कि इस अभिक्रिया का दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि इस अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल किस पर डिपेंड करता है? इस अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर ही क्या करता है बेटा? डिपेंड करता है। इस अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल किस पर डिपेंड कर रहा है? एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है, नाभिक स्नेह की सांद्रता पर नहीं। इसलिए आप इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हो? नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब किसी भी अभिक्रिया का वेग अगर एक ही अणु पर डिपेंड करता है तो उसकी अणु संख्या कितनी हो जाती है? तीसरा अंतर ये देख सकते हो, इस अभिक्रिया की अणु संख्या कितनी है? तो इस अभिक्रिया की अणु संख्या कितनी होती है बेटा? 1 होती है। इस अभिक्रिया की कोटि भी कितनी होती है? इस अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है? 1 होती है। ये अंतर में काम आएगी, 4 बातें अपने सामने आ गई हैं। SN1 अभिक्रिया कितने पदों में पूर्ण होती है? 2 पदों में पूर्ण होती है। इस अभिक्रिया का वेग किस पर डिपेंड करता है? केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर डिपेंड करता है। इस अभिक्रिया की अणु संख्या कितनी होती है? 1 होती है। इस अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, अगली बात देखो, पांचवा पॉइंट देखो, इसे समझिए। इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में किसका निर्माण होता है? इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में आप देख चुके हो किसका निर्माण होता है? हमेशा कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कार्बोकेटाइन। कहने का मतलब आपकी अभिक्रिया मध्यवर्ती जितना ज्यादा स्टेबल होगा आपका प्रोडक्ट उतना ज्यादा क्या होगा? स्थायी होगा। तो और कार्बोकेटाइन कहने का मतलब अभिक्रिया की जो गति है वो जनरली किस पर डिपेंड करेगी? कार्बोकेटाइन पर डिपेंड करेगी। तो आपसे हम कोई क्वेश्चन पूछ लें कि एक तो आपके पास 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, एक 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और एक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अगर हाइड्रोजन परमाणु क्या हो? समान, और उनमें एक 1 डिग्री और एक 2 डिग्री और एक 3 डिग्री हो, तो मेरे को कोई बता सकता है कि इन तीनों में से सबसे जल्दी SN1 अभिक्रिया कौन देगा? तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि डिपेंड किस पर? एल्किल। अगला पॉइंट देखो कि एल्किल हैलाइड की जो सांद्रता है, एल्किल हैलाइड की जो क्रियाशीलता है, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता वो जनरली किस पर डिपेंड करती है? कार्बोकेटाइन की स्थायित्व, कार्बोकेटाइन के स्थायित्व पर डिपेंड करती है। कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्थायी होगा आपका एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया उतनी क्या होगा? तीव्रता से जल्दी देगा, सीधी बात यह है। अब देखो, आप सब जानते हो, इधर बैठा देता हूं, इधर, और क्वेश्चन इससे संबंधित हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इधर आप सब जानते हो कि कार्बोकेटाइन की स्थायित्व का क्रम क्या होता है? तो कार्बोकेटाइन की स्थायित्व का क्रम हम सब जानते हैं कि कार्बोकेटाइन की स्थायित्व का क्रम क्या होता है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है? सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सब जानते हो। उससे कम कौन होता है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और उससे कम कौन होता है? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। समझ गए? अब कार्बोकेटाइन अगर 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है तो SN1 एल्किल हैलाइड में कौन सा जल्दी रिएक्शन देगा? 3 डिग्री देगा, क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। कैसे देखो, जैसे मान लो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यही तो है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। इस कार्बोकेटाइन का निर्माण कैसे होता है? थोड़ा सोचो। तो कार्बोकेटाइन का निर्माण कैसे हुआ था? जब आपने एल्किल हैलाइड से कौन सा बंध जोड़ा था? CH1। तो यहां पर मैं एक बार CH बोर्ड लगा देता हूं। क्या ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है? और जैसे ये बंध टूटेगा तो इस पर क्या जाएगा? पॉजिटिव, और पॉजिटिव आते ही क्या बन जाएगा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो हमेशा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का क्या होता है? निर्माण होता है। सीधी सी बात, उल्टा कर लो, इसको कैसे उलट लो? तो यहां पर हमेशा ध्यान रखना, SN1 अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइड की जो SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम है, इस पर मैं फोकस रखना।
मैं लिख रहा हूं यहां पर, इस पॉइंट पर मैं फोकस रखना। असंबद्ध अभिक्रिया के लिए, असंबद्ध अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है? कब? जब हैलोजन परमाणु, क्यों बेटा? हैलोजन परमाणु क्या रहने चाहिए? समान रहने चाहिए, तब ये रूल लगेगा रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, सबसे जल्दी SN1 रिएक्शन कौन देगा? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड देगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, उसके बाद में 2 डिग्री और उसके बाद में 1 डिग्री। याद रखो, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, जैसे एक ये दे दिया आपको Cl और एक आपको ये दे दिया माना, और आपसे पूछा जाए कि ये कोई एल्किल हैलाइड का कोई एल्किल हैलाइड का युगल है, इन दोनों में से SN1 रिएक्शन तीव्रता से कौन देगा बेटा? तो आप सब जानते हो कि ये आपका कौन सा है? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, और ये कौन सा है? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है कि नहीं है? और अभी आपको मैंने बताया कि कौन सा जल्दी देता है SN1 रिएक्शन, तो सबसे जल्दी देता है 3 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री और उसके बाद में 1 डिग्री। तो दोनों में से कौन जल्दी देगा? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या देगा? जल्दी रिएक्शन देगा। क्यों देगा? क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से क्या होता है? ज्यादा स्थायी होता है। आंसर भी पूछ ले तो आप बता सकते हो, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है बेटा? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से क्या होता है? ज्यादा स्थायी होता है। ठीक है, अगली बात करें इसमें, इस अभिक्रिया में बनने वाला जो उत्पाद होगा बेटा, वो क्या होता है? रेसेमिक मिश्रण होता है। कैसा होता है? रेसेमिक मिश्रण। इस अभिक्रिया में बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है? रेसेमिक मिश्रण। कब? जब आपका एल्किल हैलाइड क्या हो? प्रकाशिक सक्रिय हो। जब आपका एल्किल हैलाइड कैसा हो? प्रकाशिक सक्रिय हो। देखो वो कैसे, ये अपने पास मान लो कोई एल्किल हैलाइड है, यहां पर अपने पास अलग अलग ग्रुप जोड़ने हैं, ये अपने पास कोई एल्किल हैलाइड है, इस पर क्या करता है न्यूक्लियोफाइल? सबसे पहले तो क्या होता है? इसमें CH बॉन्ड ब्रेक होता है, हो गया बॉन्ड, तब आपके पास क्या बनता है? कार्बोकेटाइन का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन। हैलाइड आयन यहां से बाहर निकल जाता है, बन गया यहां पर कार्बोकेटाइन, ये होता है। इसके बाद इस पर कौन अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अपने को मालूम है, एक फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? CH बॉन्ड ब्रेक होता है, और सेकंड स्टेज में क्या होता है? इस पर कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? अटैक करता है। इतना तो पढ़ चुके हैं। अब आप सब जानते हो कि आपका ये जो कार्बन है, कार्बोकेटाइन का जो कार्बन है, ये कौन सी संकरण अवस्था में है? तो आपको मालूम है 1, 2 और 3, कहने का 3 सिग्मा है। तो सिग्मा बंधु की संख्या जब 3 होती है, शुरुआत में बता चुका हूं, जब सिग्मा बंधु की संख्या 3 होती है तो संकरण कौन सा होता है? sp2। और जब संकरण sp2 होगा तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा? समतलीय, ऐसी होगी समतलीय। जैसे ये बोर्ड समतल है, जैसे ये हाथ समतल है, तो इस पर न्यूक्लियोफाइल अग्र दिशा से भी अटैक कर सकता है और पश्चिम दिशा से भी इस पर क्या कर सकता है? अटैक। तो दो कंडीशन अपने पास बनी कि ये अग्र दिशा से भी अटैक कर सकता है इस पर, और इस पर बैक साइड से भी क्या कर सकता है? अटैक। तो आपके पास दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। या तो प्रोडक्ट ऐसा होगा, अगर न्यूक्लियोफाइल ने अग्र दिशा से अटैक किया तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, और बैक साइड से अटैक किया है तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा अपने पास। लगभग दोनों 50-50 है, 50% ऐसा प्रोडक्ट है और 50% ऐसा बन रहा है। अब इसमें देखो आपका ये कौन था? अभिकारक, और ये आपके दोनों क्या है? उत्पाद। आप देखो आपके पास 50% जो प्रोडक्ट है उसमें न्यूक्लियोफाइल किधर है? दाईं ओर, और अभिकारक में भी किधर? दाईं ओर। लेकिन 50% प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें उत्पाद और अभिकारक का विन्यास का एक दूसरे की क्या है? अपोजिट है कि नहीं बेटा? इसमें देखो दाईं तरफ है, इसमें क्या है? बाईं तरफ। अगर न्यूक्लियोफाइल दाईं तरफ मान लो सपोज तो इसको क्या दे दो आप? डी रूप दे दो। क्या बोल सकते हो? डी। ये भी इसमें भी दाईं तरफ है न्यूक्लियोफाइल, तो इसको भी क्या बोल सकते हो आप? डी रूप। और अगर अपोजिट साइड में हो उसको क्या बोल सकते हो आप? एल रूप बोल सकते हो। तो कहने का मतलब SN1 अभिक्रिया में जब एल्किल हैलाइड प्रकाशिक सक्रिय होता है तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है उसमें 50% प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसका विन्यास क्या होता है? अभिकारक की तरह है, और 50% प्रोडक्ट ऐसा है जिसका विन्यास अभिकारक के क्या होगा? अपोजिट साइड में, विपरीत साइड में है। ठीक है, जब आपके उत्पाद का विन्यास अभिकारक के विन्यास के समान होता है
तो इस चीज को बोला जाता है बेटा धारण, रिटेंशन बोलते हैं धारण। समझ गए कि आपसे कोई पूछ रहे धारण किसे कहते हैं, तो जब आपके उत्पाद का विन्यास अब विकारक के विन्यास की तरह ही हो तो इस चीज को आप क्या बोलोगे धारण। और इसमें देखो अगर इसमें न्यूक्लियोफाइल दाईं तरफ है तो इसमें 50% किधर है, बाईं तरफ। और जब आपके उत्पाद का विन्यास अब विकारक के विन्यास के विपरीत होता है तो इस चीज को बोलते हैं प्रतिपन या वाल्टन प्रतिपन के नाम से भी चीज को जाना जाता है। प्रतिपन का मतलब होता है उल्टा, इन्वर्जन, उल्टा। समझ गए। और देखो 50% आपको कैसा मिल रहा है अब विकारक की तरह, और 50% ऐसा, कहने का 50% प्रोडक्ट होगा वो डी रूप में होगा, 50% कौन से रूप में होगा, एल रूप में। और इन दोनों को समान मात्रा में अगर मैं मिला दूं तो मिश्रण बनेगा, और उस मिश्रण को आप क्या बोलोगे, रेशमिक मिश्रण। तो रेशमिक मिश्रण किसे कहते हैं, डी और एल इन दोनों की समान मात्राओं को मिलाने पर जो मिश्रण बनता है उसी को क्या बोलते हैं, रेशमिक मिश्रण। और असंगम अभिक्रिया में बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, हमेशा रेशमिक मिश्रण। बता सकते हो धारण किसे कहते हो, प्रतिपन किसे कहते हो, सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। दोनों साइड से अटैक क्यों किया, क्योंकि आपका कार्बोकेटायन sp2 संतुलित अवस्था में होता है, इसकी ज्यामिति कैसी होती है, समतलीय, इसलिए समतल चीज पर दोनों साइड से क्या किया जा सकता है, अटैक किया जा सकता है। अब असंगम अभिक्रिया से संबंधित क्या क्या बातें मैं आपको बता चुका हूं, एक बार दोबारा सुन लो। असंगम अभिक्रिया कितने पदों में पूर्ण होती है बेटा, 2 पदों में पूर्ण होती है। आपने देख लिया फर्स्ट स्टेज में क्या किया था आपने, सबसे पहले CH बॉन्ड को ब्रेक किया, और सेकंड स्टेज में आपने क्या किया कि जो भी कार्बोकेटायन बना था उस कार्बोकेटायन पर जो आक्रमणकारी नाभिक नहीं है उसने अटैक करके क्या बना दिया था, प्रोडक्ट। ये इसकी मैकेनिज्म भी क्लोज हो गई। तीसरी बात, इसको असंगम अभिक्रिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल किस पर डिपेंड करता है, एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर डिपेंड करता है, नाभिक स्नेह की सांद्रता पर नहीं। अब एक के रूप पर अगर भाग ले रहा है तो इसको क्या बोलोगे आप, असंगम अभिक्रिया। असंगम अभिक्रिया की अणु संख्या कोटि कितनी होती है, 1 होती है। इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में क्या बना, कार्बोकेटायन बना। अभिक्रिया में बना कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्थायी होगा आपका एल्किल हैलाइड उतनी तीव्रता से क्या देगा बेटा, असंगम अभिक्रिया देगा। आप सब जानते हो कि कार्बोकेटायन के स्थायित्व का क्रम क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, सब जानते हो। तो एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। लेकिन कंडीशन क्या है, हैलोजन परमाणु क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। लास्ट बात, असंगम अभिक्रिया में बनने वाला जो मिश्रण होता है बेटा वो कैसा होता है, वो होता है रेशमिक मिश्रण होता है बेटा। कैसा होता है, रेशमिक मिश्रण। रेशमिक मिश्रण का मतलब क्या होता है कि इस अभिक्रिया में जब आपका एल्किल हैलाइड प्रकाशिक सक्रिय होगा तो ऐसी कंडीशन में 50% जो प्रोडक्ट बनेगा उसका विन्यास हमेशा अभिकारक की तरह होगा, और 50% जो प्रोडक्ट होगा उसका विन्यास अभिकारक के हमेशा क्या होगा, विपरीत होगा। इस चीज को क्या बोलते हैं, रेशमिक मिश्रण। इसी के साथ आपकी असंगम अभिक्रिया क्लोज। अब असंगम अभिक्रिया से संबंधित देखो जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए, या पहले मैं आपको एसेंट्रो अभिक्रिया बता दूंगा अब, क्योंकि हमारा दूसरा प्रतियोगी उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। पहला पत्र क्या था कि जिसमें 2 स्टेप थे, अब सेकंड क्या था जिसमें दोनों काम क्या होगा, साथ साथ। इसका मतलब यह अभिक्रिया कितने स्टेप में पूरी होगी, एक ही स्टेप में पूरी होगी। ये अभिक्रिया कितनी स्टेप में होगी, तो सेकंड अपना रास्ता था उसमें क्या होते थे, दोनों काम जितना 50% अगर पद टूट रहा है तो 50% बन भी रहा था, दोनों काम साथ हो रहे थे। तो ये तो ले लिया मैंने, जैसे मान लो न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, और ये है आपके पास एल्किल, क्योंकि दोनों साथ साथ चले। आप सब जानते हो कि कार्बन की तुलना में हैलोजन की विद्युत क्या होती है, ज्यादा। जैसे जैसे ये बंधन टूटेगा इस कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या लगेगा बड़ा कम, तो तुरंत इस पर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करने लग जाएगा। अब मैं समस्या देखो, अगर न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करता है इस पर, देखो सपोज करो जैसे ये न्यूक्लियोफाइल है, अगर ये न्यूक्लियोफाइल देखो जैसे ये बंध टूटेगा तो पूर्ण रूप से तो टूट नहीं रहा, तो न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे दोनों काम साथ करने, जैसे जैसे ये बंध टूटेगा वैसे वैसे इस पर क्या करेगा, ये अटैक करेगा। सीधी बात है। तो इधर तो न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में क्या देखने को मिलेगा, आपको प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा, इसका मतलब ये अटैक कर ही नहीं सकता। हमेशा जो न्यूक्लियोफाइल होगा इस पथवे में जिधर से ये निकल लेगा न्यूक्लियोफाइल उसके हमेशा अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल इस पर क्या करेगा बेटा, अटैक करेगा। तो जैसे मान लो ये न्यूक्लियोफाइल इधर से निकल रहा है दाईं साइड से, तो न्यूक्लियोसाइड हमेशा क्या करेगा, इसके बाईं साइड से क्या करेगा, अटैक करेगा।
अब एक संभावना अपने पास ऐसी आएगी जहां 50% बंध टूट जाएगा और 50% बंध क्या हो जाएगा बेटा, बन जाएगा। जैसे देखो ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, ऐसी कंडीशन अपने आएगी जहां पर 50% बंध क्या होगा, टूट चुका है और 50% बंध क्या हो चुका है बेटा, बन चुका है। यही है। इस अवस्था को किस नाम से जानते हैं, संक्रमण अवस्था के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था क्या होती है, जिसमें केंद्रीय कार्बन परमाणु से, ये क्या सेंट्रल आपका कार्बन परमाणु है, जब केंद्रीय कार्बन परमाणु से निकलने वाला और जुड़ने वाले दोनों समूह अगर आंशिक रूप से जुड़े होते हैं तो उस अवस्था को किस नाम से जाना जाता है बेटा, संक्रमण अवस्था। और संक्रमण अवस्था हमेशा क्या होती है बेटा, अस्थायी होती है। संक्रमण अवस्था हमेशा क्या होती है, अस्थायी होती है। क्यों होती है, आप देखो इधर इस कार्बन ने कितने बंध बना रखे हैं, 1 2 3 4 और 5, और कार्बन अधिकतम कितने बंध बना सकता है, 4। इसलिए ये कंपाउंड अपना क्या होता है, अस्थायी। इससे ये निकल जाएगा और क्या बनेगा अपने पास, ये प्रोडक्ट बनेगा। और ये अपना क्या हो गया, यहां से हैलाइड आयन बाहर, और ये क्या बन चुका अपने पास, उत्पाद। अब यह विक्रिया कितने स्टेप में पूरी हुई, एक ही स्टेप में पूरी हो रही है। तो ये इसका सर्व स्टेप है, ये इसका क्या बेटा, फास्ट स्टेप। कहने का मतलब इस विक्रिया का जो वेग होगा वो किस किस पर डिपेंड करेगा, ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक, दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो फर्स्ट जानकारी आई कि इस विक्रिया का वेग जो होता है बेटा, वो एल्किल हैलाइड और नाभिक संलयन दोनों की सांद्रता पर क्या करता है बेटा, डिपेंड करता है। और जब दोनों पर डिपेंड कर रहा है तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया बेटा, बताओ। इस रिएक्शन का नाम हो गया द्विव अणु के नाभिक संलयी, द्विव अणु के नाभिक संलयी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विव अणु के नाभिक संलयी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बता सकते हो सर। जबकि पहले वाली रिएक्शन में क्या था कि अभिक्रिया का जो वेग था वो केवल किस पर डिपेंड कर रहा था, एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर, इसलिए उसको आप क्या बोल रहे थे, SN1। और इस अभिक्रिया का वेग इस पर डिपेंड कर रहा है, एल्किल हैलाइड और नाभिक संलयन दोनों की सांद्रता पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। इसलिए इसको आप क्या बोल रहे हो, द्विव अणु के नाभिक संलयन प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SN2 अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, SN2 अभिक्रिया। पहली जानकारी आ गई। इस अभिक्रिया के देखो कितने अभिकारक अणु आ गए हैं, 2। तो इस अभिक्रिया की जो अणु संख्या और कोटि होती है वो कितनी होती है, इस अभिक्रिया की अणु संख्या कितनी होगी, 2। इस अभिक्रिया की कोटि भी कितनी होगी, 2। यह अभिक्रिया कितने पदों में पूर्ण हो रही है, यह अभिक्रिया कितने पदों में पूर्ण हो रही है बताओ, 1 पद में पूर्ण हो रही है। 4 जानकारियां हमारे पास आ गई हैं कि यह अभिक्रिया कितने पदों में पूर्ण होती है। तो यह अभिक्रिया 1 ही पद में पूर्ण होती है। दूसरी बात, इस अभिक्रिया का वेग किस पर डिपेंड करता है, एल्किल हैलाइड और नाभिक संलयन दोनों की सांद्रता पर डिपेंड करता है। इसलिए आप इसको क्या बोलते हो, SN2 अभिक्रिया बोलते हो। इस अभिक्रिया की अणु संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इस अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है, 2 होती है। अब इस अभिक्रिया में देखो जो अपने पास मध्यवर्ती तो नहीं बोल सकते, लेकिन इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में जनरली किसका निर्माण हो रहा है वैसे, तो मध्यवर्ती के रूप में क्या होता है, संक्रमण अवस्था का निर्माण हो रहा है। जैसे SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में क्या बन रहा था बेटा, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होता था आपका एल्किल हैलाइड उतनी जल्दी क्या देता था, रिएक्शन देता था। अब इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि SN2 अभिक्रिया कौन सा एल्किल हैलाइड जल्दी देगा, तो वो किस पर डिपेंड करेगा, संक्रमण अवस्था पर। तो देखो कि एल्किल हैलाइड की जो क्रियाशीलता होती है बेटा वो जनरली किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी बेटा संक्रमण अवस्था के स्थायित्व, इस पर डिपेंड करेगी संक्रमण अवस्था के स्थायित्व पर क्या करेगी, डिपेंड करेगी, इस पर डिपेंड करेगी संक्रमण अवस्था के स्थायित्व। अब संक्रमण अवस्था का स्थायित्व कैसे मालूम करेंगे, तो मैं बात यह है। तो देखो छोटी सी बात समझो, एल्किल हैलाइड जैसे मान लो एक तो ले लिया मैंने टर्सरी एल्किल हैलाइड, एक तो क्या ले लिया टर्सरी एल्किल हैलाइड, हैलोजन परमाणु क्या लेने सेम है। एक ले लिया मैंने द्वितीयक एल्किल हैलाइड और एक ले लिया मैंने मान लो सपोज करो
प्राथमिक एल्किल। ये देखिए एक 3 डिग्री है, 2 डिग्री और एक क्या है बेटा 1 डिग्री है। आप सबको मालूम है कि इस रिएक्शन में निकलने वाला और जुड़ने वाला दोनों काम क्या होते हैं, एक साथ होते हैं। अब जिस कार्बन से देखो हेलोजन निकल रहा है उसी कार्बन पर कौन अटैक करता है, बैक साइड से, पीछे से कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें देखो आप जैसे ये हेलोजन निकलेगा तो इस पर बैक साइड से क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। लेकिन बैक साइड से अटैक करेगा क्या, क्योंकि इधर देखो मेथिल समूह एक बड़ा समूह जुड़ा हुआ है, ये भी एक बड़ा समूह जुड़ा हुआ है और ये भी क्या एक बड़ा समूह है। तो जगह बैक साइड से अटैक करने में क्या रहेगी, न्यूक्लियोफाइल के जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा उसके क्या आएगी, समस्या आएगी। 2 डिग्री में क्या है, 2 छोटे समूह है और 1 डिग्री में क्या है, एक समूह। क्योंकि जिस कार्बन से हेलोजन निकलता है उसी कार्बन पर कौन अटैक करता है, बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो यहाँ पर देखो इसके बाद ये सबसे छोटा समूह है, इसमें इससे थोड़ा बड़ा और इसमें और भी बड़े समूह। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करना क्या रहेगा, आसान रहेगा। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इसकी तुलना में थोड़ा क्या रहेगा, मुश्किल, और इसमें सबसे क्या रहेगा, और भी ज्यादा मुश्किल। तो कहने का मतलब क्या है कि संकरण अवस्था का जो स्थायित्व होता है वो किस पर डिपेंड करता है, त्रिविम विन्यासी बाधा पर डिपेंड करता है। अब त्रिविम विन्यासी बाधा क्या होती है बेटा, तो समूह का आकार बढ़ने पर क्या बढ़ती है, त्रिविम विन्यासी बाधा बढ़ती है। त्रिविम विन्यासी बाधा जितनी ज्यादा होगी, त्रिविम विन्यासी बाधा, त्रिविम विन्यासी बाधा जितनी ज्यादा होगी संकरण अवस्था का स्थायित्व उतना ही क्या होगा, कम होगा। और संकरण अवस्था का स्थायित्व कम होगा तो एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता भी क्या रहेगी, कम रहेगी। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या बेटा समानुपाती, ये इसके क्या है बेटा व्युत्क्रमानुपाती। तो इधर देखो आप, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये क्या है 3 डिग्री। आप सब जानते हो, इतना तो सबको मालूम चल रहा है कि इधर चलने पर क्या समूह का आकार बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। और समूह का आकार बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या बढ़ रही है बेटा, त्रिविम में विन्यासी बाधा बढ़ रही है, सीधी बात है। और त्रिविम विन्यासी बाधा अगर इधर चलने पर बढ़ रही है तो संकरण अवस्था का स्थायित्व किधर चलने पर बढ़ेगा, इसके अपोजिट साइड में। तो इधर चलने पर क्या बढ़ेगा बेटा, संकरण अवस्था का क्या बढ़ेगा, संकरण अवस्था का क्या बढ़ेगा, स्थायित्व। और संकरण अवस्था का स्थायित्व अगर इधर चलने पर बढ़ रहा है तो सीधी बात है एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता भी किधर चलने पर बढ़ेगी, इसी साइड में एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता भी क्या होगी, बढ़ेगी। कौन सा एल्किल हैलाइड सबसे जल्दी दे रहा है रिएक्शन, SN2 1 डिग्री। तो आप बता सकते हो कि SN2 अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। जबकि SN1 अभिक्रिया में आपने क्या देखा था कि SN1 अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम क्या था बेटा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री था। जबकि SN2 अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम किस पर डिपेंड करता है, संकरण अवस्था। संकरण अवस्था किस पर डिपेंड करती है, त्रिविम विन्यासी बाधा। और त्रिविम विन्यासी बाधा का समूह का आकार बढ़ना, समूह का आकार जैसे जैसे बढ़ रहा है संकरण अवस्था का स्थायित्व क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इसके अपोजिट साइड में चलो उधर चलने पर क्या होगी, संकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ेगा। और संक्रमण अवस्था का स्थायित्व बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, क्रियाशीलता। तो SN2 अभिक्रिया और SN1 अभिक्रिया के लिए बता सकते हो कि एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है। क्लियर। अगली बात देखो, इस अभिक्रिया में बनने वाला जो उत्पाद होता था, जैसे उसमें देखो SN1 अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद कैसा था, रेसमिक मिश्रण। इस अभिक्रिया में बनने वाला जो उत्पाद होता था वो होता वाल्टन प्रतिबंध। वाल्टन प्रतिबंध का मतलब क्या होता है, इसका मतलब अभी मैंने बताया था, ये आपका उत्पाद है, यही उत्पाद और ये आपका कौन है, अभिकारक। अभिकारक में देखो न्यूक्लियोफाइल किधर है, दाईं तरफ है न्यूक्लियोफाइल, तो इसको मान लो मैंने डी रूप दे दिया। लेकिन इसमें बनने वाला उत्पाद में न्यूक्लियोफाइल किधर है, बाईं तरफ। क्योंकि हमेशा SN2 अभिक्रिया में देखो जो निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल होता है उसके बैक साइड से क्या किया जाता है, उसके अपोजिट साइड से किसका अटैक किया जाता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल का। तो इसमें हमेशा जो बनने वाला उत्पाद होगा उसका विन्यास हमेशा अभिकारक की तुलना में हमेशा क्या रहेगा, उल्टा रहेगा। और जब उत्पाद का विन्यास अभिकारक के विन्यास के अपोजिट होता है तो उस चीज को, अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, उस चीज को क्या बोलते हैं, वाल्टन प्रतिबंध बोलते हैं। ये आपकी SN1 और SN2 अभिक्रिया क्या हो गई बेटा, क्लोज हो गई है। ये SN1 और SN2 अभिक्रिया की क्या है, मैकेनिज्म है। और SN1 अभिक्रिया की मैकेनिज्म आपको मैं बता चुका। दोनों में अंतर देख लो एक बार कि SN1 और SN2 अभिक्रिया में क्या अंतर होता है। और एग्जाम में खूब क्वेश्चन आते हैं SN1 SN2 अभिक्रिया से।
एक बार अंतर देखो, अंतर देखो, एक तरफ ले लो आप SN1 अभिक्रिया और एक तरफ ले लो आप SN2। यही अपने पास पहली जानकारी अपने पास क्या चल रही थी, SN1 अभिक्रिया। यह अभिक्रिया कितने पदों में बढ़ रही है, तो यह अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है, जबकि यह अभिक्रिया एक पद में क्या होती है, पूर्ण होती है। दूसरी बात, इस अभिक्रिया का जो वेग है, वो केवल किस पर डिपेंड करता था, एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर डिपेंड करता था, जबकि इस अभिक्रिया का जो वेग है वो किस पर डिपेंड करता था, एल्किल हैलाइड और नाभिक समय दोनों की सांद्रता पर क्या करता था, डिपेंड। तीसरी जानकारी देखो, इस अभिक्रिया की अणुसंख्यता कितनी थी, 1, जबकि इस अभिक्रिया की अणुसंख्यता कितनी होती है, 2 थी। जितने अणु आ गए थे वो उसकी अणुसंख्यता क्या थी। इस अभिक्रिया की कोटि कितनी थी, इस अभिक्रिया की कोटि क्या बेटा, 1, जबकि इस अभिक्रिया की कोटि कितनी थी, 2। इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में क्या बनता है बेटा, इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में किसका निर्माण होता है, कार्बोकेटाइन। किसका निर्माण होता है, कार्बोकेटाइन। जबकि इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में किसका निर्माण होता है, संकरण अवस्था का निर्माण होता है। SN1 अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम क्या था, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे जल्दी रिएक्शन देता है, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। जबकि SN2 अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम क्या था, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे जल्दी SN2 रिएक्शन देता है। जब हैलोजन परमाणु क्या होगा, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। SN1 अभिक्रिया में बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है बेटा, रेसैमिक मिश्रण होता है। कैसा होता है, रेसैमिक मिश्रण। जबकि SN2 अभिक्रिया में बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है बेटा, वाल्डन प्रतिपन्न होता है। कैसा होता है, वाल्डन प्रतिपन्न। इस अभिक्रिया में देखो जो न्यूक्लियर आक्रमणकारी नाभिक नहीं है उसका आक्रमण अग्र और पश्चात दोनों दिशाओं से होता था। आपने देखा था कि 50% प्रोडक्ट के साथ बना था जिसका विनाश अभिकारक की तरह था और 50% प्रोडक्ट के साथ जिसका विनाश अभिकारक की क्या था, विपरीत। तो कहने का SN1 अभिक्रिया में जो आक्रमणकारी नाभिक नहीं है उसका जो आक्रमण होता है वो अग्र और पश्चात दोनों दिशाओं से होता है। जबकि SN2 अभिक्रिया में आक्रमणकारी नाभिक सने का जो आक्रमण होता है वो केवल किधर से होता है, पश्चात दिशा से होता है, जिसको पश्चात आक्रमण के नाम से, बैक साइड अटैक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म इन दोनों की बता चुका हूं। इसकी मैकेनिज्म 2 स्टेप में होती है, इसकी मैकेनिज्म 1 स्टेप में होती है। ठीक है, अब जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, जैसे ये दे दिया Cl और दूसरा आपको दे दिया मान लो ये दे दिया, और क्वेश्चन पूछा जाए कि इन दोनों में से SN1 अभिक्रिया तीव्रता से कौन देगा बेटा, तो आप हम सब जानते हैं कि SN1 अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो ये 3 डिग्री है, ये क्या है 2 डिग्री। तो कौन सा जल्दी देगा रिएक्शन, ये देगा। कारण पूछ रहे तो क्यों, क्योंकि उसमें SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में क्या बनता था, कार्बोकेटाइन। तो जैसे ये बंध टूटेगा ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, ये कौन सा बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से क्या होता है, ज्यादा स्थायी होता है। इसलिए आप कह सकते हो कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड 2 डिग्री एल्किल हैलाइड से क्या होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है। यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के बारे में ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों में से SN2 अभिक्रिया तीव्रता से कौन देगा। तो SN2 अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम क्या है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। समझ गए। तो दोनों में से ये 2 डिग्री है, ये क्या है 3 डिग्री है। तो SN2 रिएक्शन जल्दी कौन देगा, ये देगा बेटा। क्यों देगा, क्योंकि समूह का आकार देखो 2 डिग्री की तुलना में 3 डिग्री जो आपका एल्किल हैलाइड है उसमें त्रिविमीनाशी बाधा क्या होती है, ज्यादा। और त्रिविमीनाशी बाधा ज्यादा होगी तो संकरण अवस्था का स्थायित्व क्या होगा, कम होगा। और संकरण अवस्था का स्थायित्व कम होगा तो एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता भी क्या होगी, कम।
तो बढ़ता ज्यादा किसमें है, तो बढ़ता ज्यादा इसमें नजर आएगा। देखो इसमें बड़े समूह है, इसमें छोटे समूह है। बता सकते हो मैकेनिज्म बता सकता हूँ, ये अपनी SN1 और SN2 टाइप रिएक्शन की। अब आप पढ़ोगे नाभिक स्नेह प्रतिस्थापना विक्रिया के उदाहरण, इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन हो वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके।